गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेमार्क थ्योरीज, और लेमार्क ने इवोल्यूशंस को क्या बताया था, गोल डायरेक्टेड बताया था। और डार्विन का भी हमने कुछ पोर्शन उसी के अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। अब डार्विन ने इवोल्यूशन को क्या बताया था, डाइवर्जेंस। समझ में आई? हर जनरेशन के अंदर, जनरेशन बाय जनरेशन, एक स्पीसीज के अंदर क्या आता जाएगा, इवोल्यूशन आता जाता है, इवोल्व, उसके डीएनए में चेंज आता जाता है, जिसकी वजह से जो अपना इवोल्यूशन था डार्विन के अकॉर्डिंग कैसा था, वो ब्रांचेज, क्लैड और लिनिएज। समझ में? ये इसने बताया था डार्विन ने। अब डार्विन का जन्म कब हुआ, या डार्विन का कंप्लीट नेम क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये इसका क्या था, कंप्लीट नेम था, किसका, डार्विन का। अब डार्विन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 12 फैब 1809 के अंदर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और डार्विन की डेथ कब हुई, 19 अप्रैल और 1882 के अंदर इसकी क्या होगी, डेथ होगी। समझ में ये चीज? अब डार्विन क्या थे, ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट। डार्विन अपने नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे। अब डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या बताया था। उसने क्या बताया था, वो देखते हैं हम। ही प्रपोज्ड दैट all species of life have descended का मतलब क्या होता है, प्रोजेनी, ओवर टाइम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अब डार्विन ने क्या बताया था, जितनी भी अपनी अर्थ पे क्या है, जितनी भी स्पीसीज हैं, अब उनकी प्रोजेनी या उनके डिसेंडेंट, ओवर टाइम का मतलब क्या है, उनकी पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी स्पीसीज अपनी जितनी भी प्रोजेनी आगे प्रोड्यूस करती जाएंगी। अब वो टाइम में अगर पीछे तुम जाओगे तो उन सभी स्पीसीज का एंसेस्टर क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर होता है। समझ में? ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे उसने एक कॉमन स्पीसीज ली थी, कॉमन स्पीसीज एक्स मानी थी। अब कॉमन स्पीसीज एक्स की वजह से अब उसके अंदर क्या हुआ, उसने प्रोजेनी को क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो जो कुछ जनरेशन के बाद उसमें कितनी स्पीसीज बनी, 2 स्पीसीज बनी थी। फिर ये आगे रिप्रोडक्शन करेगी तो इसकी वजह से कितनी बनेगी, फर्स्ट वाली किसी वजह से 2 बनी, फिर सेकंड वाली से भी 2 बनी। तो ऐसे करते करते जनरेशन बाय जनरेशन क्या आता जाए, चेंज आता जाएगा और ये ब्रांचेज बनती जाएंगी। अब ये वाली स्पीसीज और ये वाली स्पीसीज, और इन टाइम में अगर पीछे जाओगे तो इन दोनों स्पीसीज का एंसेस्टर कौन है, कॉमन स्पीसीज एक्स। ये किसने बताया था, डार्विन ने बताया था। समझ में आई कि ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर जितनी भी स्पीसीज, अगर उनकी प्रोजेनी देखोगे पीछे टाइम के अकॉर्डिंग, पीछे टाइम में अगर तुम मोमेंट करोगे तो उनका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी अपनी डार्विन की थ्योरी की। समझ में? अब और डार्विन ने क्या बताया था इवोल्यूशन के अंदर, अब डार्विन ने इवोल्यूशन को कैसा बताया था, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। ये भी बात याद रखनी है, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन है, हर बार एक स्पीसीज में से 2 स्पीसीज निकलेंगे तो एक ब्रांच बनेगी, तो ब्रांचेस टाइप में क्या होता है, इवोल्यूशन होता रहता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बताई थी डार्विन ने ही क्या किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन बोल दो चाहिए, या नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हो। ये थ्योरी भी किसने इंट्रोड्यूस की थी, डार्विन ने इंट्रोड्यूस की थी। समझ में? ये नेचुरल सिलेक्शन से द थ्योरी आगे हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अब डार्विन ने जो अपनी इवोल्यूशन थ्योरी दी, अब वो किसके बेसिस पे दी थी, डार्विन ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया था, जर्नी की थी या एक ट्रैवल किया था। अब वो ट्रैवल किसके अंदर किया था, उसने एक शिप में गया था। अब शिप का नाम क्या था, HMS बिगन, ये उसके शिप का नाम था। अब उसने जो जर्नी की, उस जर्नी को बोलते हो वोयाज। वोयाज का मतलब क्या था, वाटर जर्नी। आई समझ में? वो वाटर जर्नी के लिए गया था। कब गया था वो, जो डार्विन था अपना, वो 27 दिसंबर 1831 को क्या गया, जर्नी के लिए गया। वापिस कब आया था, 2 अक्टूबर
1836 के अंदर क्या हुआ था, वो वापस आया था। अब इस जर्नी के अंदर डार्विन कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया था उसने? सबसे पहले तो कहाँ गया था वो? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद फिर कहाँ गया? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद कहाँ गया था? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ गया था? एक आइलैंड पे गया था जिसका नाम क्या था? गैलापागोस आइलैंड। आई समझ में? ये इसकी जर्नी की क्या थी? जगह थी, जो प्लेसेस, इन प्लेसेस पे क्या गया था, इसने ट्रैवल किया था। अब ट्रैवल करने का रीज़न क्या था? अब ट्रैवल करते करते जो आने के बाद इसने क्या किया था? एक बुक भी क्या की थी? पब्लिश की थी। उस बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब ये बुक इसने क्या की? पब्लिश की। अब ये जर्नी पे गया कैसे, या ये बुक इसने पब्लिश की कैसे? अब इसका हमने देखना है कि कैसे सिलेक्टेड हुआ था डार्विन अपने। अब डार्विन अपना क्या था? एक कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं था डार्विन, समझ में आई? वो ओनली क्या कर रहा था? जियोलॉजी की स्टडी कर रहा था। अब डार्विन के फादर हैं, फादर ऑफ डार्विन। डार्विन के फादर एक क्या थे? डॉक्टर थे। अब डार्विन के फादर डार्विन को भी क्या बनाना चाह रहे थे? डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। उसने डार्विन का क्या किया था? एडमिशन भी करवा दिया था। किसके अंदर? मेडिसिन, जो अपनी डॉक्टरी जो डिग्री है उसके अंदर। बट डार्विन का उसमें क्या नहीं लगा? मन नहीं लगा, इंटरेस्ट ही नहीं बना। तो डार्विन उसको क्या कर दिया? छोड़ के आ गया। फिर डार्विन ने जियोलॉजी के अंदर बीए की, बीए में एडमिशन लिया। किसके अंदर? कहाँ से की थी उसने? फ्रॉम क्रिस्ट कॉलेज। आई समझ में? क्रिस्ट कॉलेज से उसने क्या की? जियोलॉजी से बीए की। और क्रिस्ट कॉलेज के अंदर ही एक उसके टीचर थे जिसका नाम क्या था? चार्ल्स लेल। ये टीचर थे डार्विन के। और एक डार्विन का फ्रेंड था जिसका नाम क्या था? जोसेफ डेल्टन हुकर। अब इन दोनों ने क्या किया, या चार्ल्स लेल ने क्या किया था? डार्विन को सिलेक्ट किया था 1831 में। इसको इसने क्या किया? सिलेक्ट डार्विन फॉर वॉयज, जो वाटर जर्नी के लिए। समझ में ये चीज़? अब सिलेक्ट करने के बाद चार्ल्स लेयर और जोसेफ डेल्टन हुकर ने डार्विन को क्या किया था? एक काम दिया था। उस काम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था कि तुम यहाँ यहाँ घूम के आओगे और हर स्पीसीज को क्या करना है? तुमने ऑब्जर्व करना है, उसकी लाइफस्टाइल, उसका हैबिटेट, और उस जो जो चीज़ वो करता है इन्वायरमेंट के अंदर, वो हर चीज़ तुमने क्या करनी है? नोटिस करनी है। ये तुम्हारा इस जर्नी का क्या है? होमवर्क है। समझ में? अब 31 के अंदर क्या क्या था? इसको सेलेक्ट किया। अब ये चला गया, जो हमने ऊपर पढ़ा, किस शिप के अंदर गया था? जिस शिप का नाम क्या था? HMS बिगल। जो वोयाज, जो वाटर जर्नी थी इसके अंदर 31 के अंदर गया, 36 के अंदर वापस आ गया। कहाँ कहाँ पे गया था? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे घूमने गया, काम किया इसने। काम करने के बाद, इस टाइम पे आने के बाद इसने एक क्या की थी? अपना काम पब्लिश करने के लिए इसने बोल दिया था कि जितने भी अर्थ पे स्पीसीज हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भगवान वगैरह या गॉड वगैरह ने नहीं बनाया। वो सारी स्पीसीज कैसे बनी? इवोल्यूशन से बनी। समझ में? उस टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? गॉड को मानते थे, भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे। इसकी वजह से डार्विन का क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, डार्विन को मारना स्टार्ट कर दिया। तो चार्ल्स लेयर जो उसके टीचर थे, उन्होंने क्या कहा डार्विन को कि तू कुछ दिनों के लिए क्या हो जा? अंडरग्राउंड हो जाए, इनको दिखाई मत दे। समझ में? अब डार्विन की वजह से ही मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी डार्विन की वजह से क्या हुआ था? रिजेक्ट हुआ था। अदर साइंटिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में थे? डार्विन वाले में इंटरेस्टेड थे। तो मेंडल वाले काम को उन्होंने क्या नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया। तो उसको क्या कर दिया? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। समझ में? अब 36 के बाद जो डार्विन ने अपना काम बताया, अब कुछ दिनों के लिए क्या हुआ था? कुछ टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया था। अंडरग्राउंड डार्विन के खिलाफ लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, उस टाइम पे डार्विन के बच्चे की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब डेथ हो गई तो अपने बच्चे के जो अंतिम संस्कार है उसमें भी नहीं जा पाया था। कौन? डार्विन। इतने खिलाफ हो गए थे लोग इनके। समझ में? अब उस 1856, लगभग 20 ईयर्स के बाद, एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम क्या था? वलास। इस साइंटिस्ट ने भी इवोल्यूशन पे काम किया था। इसने जो काम किया, उस काम को इसने क्या किया? पार्सल किया। किसको? डार्विन को। जो रिजल्ट डार्विन ने अपनी थ्योरी में निकाले थे, अपने काम में जो उसका रिजल्ट आ रहा था, वही रिजल्ट किसका आ रहा था? वलास का भी आ रहा था। तो उसने, डार्विन ने सोचा कि जैसे मैं सोच रहा हूं और कोई भी सोच रहा है।
समझ में आई? तो डार्विन ने इस पार्सल को किसके पास लेके गया? चार्ल्स ले, जो इसके टीचर थे। आई समझ में? अब डार्विन और जो चार्ल्स लेयर या वेलास का जो पार्सल था, तीनों ने उसके वेलास के पार्सल का जो भी काम किया उसने स्टडी किया। तो डार्विन ने अपने टीचर को बताया कि जैसा काम मैंने किया था वैसे ही वेलास का है। तो चार्ल्स लेयर जो उसके टीचर थे, अब उसने क्या किया कि अब तुम दोनों मिलके अपने काम को क्या करो? पब्लिश कर दो। आई समझ में? तो दोनों ने क्या किया? मिलके काम को क्या किया? पब्लिश किया। तो वेलास तो क्या बना? को ऑथर। आई समझ में? और डार्विन क्या बना? ऑथर। अब इन दोनों ने मिलके बुक क्या की? पब्लिश की। उस टाइम पे उस बुक का नाम क्या था? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आई समझ में? उस टाइम पे उस बुक का नाम क्या रखा था इन्होंने? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। समझ में आई? अब ये बुक पब्लिश हुई थी कब? 24 नवंबर 1859 के अंदर क्या की? पब्लिश कर दी। अब पब्लिश करने के बाद उसके कुछ एडिशन बार बार क्या करते रहिए? पब्लिश करते रहिए। अब जो इसका जो लास्ट एडिशन था उस कौन सा था? 6th एडिशन। ये पब्लिश हुआ था कब? 19 Feb 1872 के अंदर। इस पब्लिश के अंदर या इस एडिशन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? जो ओन वर्ड था उसको तो क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ओनली बुक का नाम क्या रखा था इन्होंने? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आई समझ में? ये था अपना डार्विन का हर चीज जो इसने बताया था वो। आई समझ में? ये डार्विन का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब डार्विन ने अपने काम के अंदर, अब उसने जो काम किया था उसमें मल्टीपल्स थ्योरी को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डार्विन पोस्टुलेट्स। अब डार्विन ने जो काम किया था उसने क्या किया? उसको हर चीज को इंट्रोड्यूस करता चला गया। अब उसने फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या दिया था? फर्स्ट पोस्टुलेट्स था उसका ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन। अब ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? डार्विन अपनी जो जर्नी में गया था उसने देखा था कि हर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, एवरी स्पीसीज हैज द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर। आई समझ में? जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमंस, वैसे ही पूरी अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है वो भी क्या कर रही है? हद से ज्यादा क्या कर रही है? जितनी उसकी टेंडेंसी है वो पूरी टेंडेंसी से क्या कर रही है? अपने आप को रिप्रोड्यूस करती जा रही है। समझ में आई? अब जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब ह्यूमन बींग्स अपनी या मान लो अपना कोई भी स्पीसीज मान लो, अब मान लो अपनी स्पीसीज कोई भी एक बर्ड्स मान लो, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर मान ले 20 एग्स देती है। अब 20 एग्स उसकी क्या है? टेंडेंसी है। तो उसने पूरी लाइफ टाइम के अंदर कंप्लीटली क्या किया? ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन किया, तो उसने 20 एग्स दिए। समझ में? ये उसका क्या था? ओवर प्रोडक्शन था। अब ओवर प्रोडक्शन में उसने एक बात और बताई फिर डार्विन ने। कौन सी बात? ऑल ऑफ द प्रोजेनी, ऑल ऑफ द प्रोजेनी विल सर्वाइव और नॉट इज डिफरेंट थिंग। अब इसने क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग की तरह हर स्पीसीज क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रही है। ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगी तो उसकी प्रोजेनी नंबर भी क्या होता जाएगा? हाई होता जाएगा। अब उसने सेकंड बात क्या बताई थी? जो प्रोजेनी वो प्रोड्यूस कर रही है, अब ज्यादा प्रोजेनी होगी, वो सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है। समझ में ये चीज? ये उसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स था, ये क्या क्या लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बात तुम्हारी क्या है? ठीक है। समझ में? अब सेकंड पोस्टुलेट्स उसने बताया जिसको बोलते हो स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल का मतलब क्या है? कंपटीशन। आई समझ में? अब इसने क्या बताया था कि जितनी भी स्पीसीज है ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी को क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। तो हर प्रोजेनी अब आपस में सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगी? कंपटीशन करेंगी, स्ट्रगल करेंगी। तो जो बेटर कंपीटिटर होगी वही स्पीसीज आगे जाके क्या करेगी? वही प्रोजेनी आगे जाके क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। समझ में? अब यही क्या बताया इसने? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसके अंदर इसने क्या बताया? ईच ऑर्गेनिज्म कंपीट फ्रॉम इट्स जाइगोट स्टेज, कि हर ऑर्गेनिज्म कंपटीशन स्टार्ट कर देता है कब से? अपनी जाइगोट स्टेज से, टू इट्स नेचुरल डेथ। जाइगोट से लेके नेचुरल डेथ तक क्या करता रहेगा? वो कंपटीशन करता रहता है। किस चीज के लिए? फॉर
सिमिलर डिमांड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। आई समझ में? हर ऑर्गेनिजम्स की डिमांड क्या होती है? सेम होती है, और उसका रिसोर्सेज भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए या इनकोरेज करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है? कंपटीशन करेगा। इसी को इसने क्या नाम दिया था? इज नोन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। समझ में ये चीज? अब जो स्ट्रगल करेगा, जो ऑर्गेनिज्म बचेगा, जो सर्वाइव करेगा, उसको क्या मिलेगा? चांस मिलेगा। किस चीज का? रिप्रोडक्शन का। अब जो रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म, या जो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो नेचर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? अपनी प्रोजेनी की भी क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। समझ में? ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। इन लोगों ने इसको भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, कोई रिजेक्शन नहीं आई। समझ में ये चीज? अब थर्ड पोस्टुलेट इसने क्या दिया? वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। अब वेरिएशन के अंदर इसने क्या बताया? ए पॉपुलेशन of competing individual is polymorphic in nature due to slightly variations among the member। ऐसे समझ में कि जो भी पॉपुलेशन होगी, जो कंपीटिंग करेगा इंडिविजुअल, उसके अंदर क्या होगा? वो पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होगा। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल्स कि अब ह्यूमन बींग्स मान ले कि एक ह्यूमन बींग्स या एक पेरेंट ने अपनी पूरी लाइफ टाइम, पेरेंट में एक तो क्या होगा? मेल, और एक क्या होगा? फीमेल, या फादर या मदर। अब इन पेरेंट्स ने अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ टाइम में मान ले क्या किया? 4 प्रोजेनी की क्या करी? प्रोडक्शन की। समझ में? 4 प्रोजेनी बनाई, मान लिया एक तो क्या हो गया? मेल, एक क्या हो गया? फीमेल, फिर दोबारा से क्या हो गया? फीमेल, और एक क्या हो गया? मेल। आई समझ में? ये 4 प्रोजेनी की प्रोडक्शन की पेरेंट्स ने मिलकर अपनी पूरी लाइफ टाइम में। अब इसका मतलब क्या? पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है? जो मेल और फीमेल, जो चारों प्रोजेनी है, चारों के चारों क्या है? एक जैसी नहीं मिलेगी। समझ में? हर प्रोजेनी के अंदर जो कंपीटेटिव एबिलिटी है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ में चीज? मान लिया कोई ज्यादा, ये मान ले मेल ज्यादा एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, स्लाइटली ये स्लाइटली एक्टिव है, ये इसकी क्या होगी? किसी भी मान ली इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो इसकी क्या होगी? आगे जाके डेथ होगी। तो हर ऑर्गेनिज्म या हर प्रोजेनी क्या नहीं है? एक जैसी नहीं है। उनके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है? पॉलीमॉर्फिक कंडीशन क्या होगी? दिखाई देगी। समझ में? पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? ऑल मेंबर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मेंबर एक दूसरे से क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आया? अब हर मेंबर जो डिफरेंट है, अब इसने सेकंड पॉइंट भी इसी के अंदर क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। सेकंड पॉइंट क्या था? एवरी पॉपुलेशन इज प्री अडेप्टेड टू एन अनसीन प्रॉब्लम। अब डार्विन ने ही बताया था कि जो कोई भी, हर पॉपुलेशंस पहले से ही क्या होती है? अडेप्टेड होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे बचने के लिए। समझ में चीज? एकदम से उसके अंदर क्या नहीं आएगा? चेंजेस नहीं आएगा। तो अदर साइंटिस्ट ने, अदर इंसानों ने इसको भी, थर्ड पोस्टुलेट्स को भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि बात तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही है। फिर डार्विन ने क्या किया? फोर्थ पोस्टुलेट्स भी दिया। फोर्थ का नाम क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई समझ में? अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? अब फिटेस्ट दो कंडीशन है। इवोल्यूशन के अंदर फिट का मतलब क्या होता है? अलग, और इकोलॉजी के अंदर फिट का मीनिंग क्या होता है? अलग, बट दोनों का रिजल्ट क्या होता है? सेम। समझ में? अब पहले इवोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इकोलॉजी के अकॉर्डिंग। इकोलॉजी अपनी फिटेस्ट की डेफिनेशंस क्या देती है? अब इकोलॉजी के अंदर अकॉर्डिंग फिटेस्ट कौन होएगा? जिसकी क्या हो? लेस रिक्वायरमेंट। अगर किसी की लेस रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होएगा? बेटर कंपीटिटर। अगर बेटर कंपटीटर होगा तो वो क्या करेगा? कंपटीशन को जीत लेगा, विंस दी कंपटीशन। आई समझ में? अगर कंपटीशन को जीतेगा तो वही ऑर्गेनिज्म आगे जाके क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा। ये मतलब किसका है? इकोलॉजी के अकॉर्डिंग है फिटेस्ट का मतलब, जो सर्वाइव करेगा आगे जाके। समझ में? अब इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग फिटेस्ट का मीनिंग क्या है? अब इवोल्यूशन फिट किसे मानता है? इसमें दो टर्म में यूज करते हैं इसको। एक तो क्या है? डिफरेंशियल
डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। अब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल को क्या बोल सकते हो? रिलेटिव भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस मोर एज कंपेयर टू अदर। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग फिट वही माना जाएगा जो दूसरे के कंपेयर में ज्यादा क्या करे? रिप्रोडक्शन करे। समझ में चीज? अब दूसरा पॉइंट क्या माना? डिफरेंशियल सर्वाइवल। अब दूसरा फिट दूसरे टर्म के अकॉर्डिंग क्या है? सर्वाइव मोर एज कंपेयर्ड टू अदर। दूसरे के कंपेयर में जो ज्यादा क्या कर पाए? सर्वाइव कर पाए, वो क्या होएगा? फिट टेस्ट होएगा। अब ये दोनों चीज अगर किसी के अंदर हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल फिट टेस्ट। अब डिफरेंशियल फिट टेस्ट का मतलब क्या है? फिट मोर देन अदर। दूसरों के कंपेयर में वो क्या है? ज्यादा फिट है। समझ में चीज? ये क्या था अपना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोगों ने इसको भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। समझ में? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है दूसरों के कंपेयर में तो उसका प्रोजेनी नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उसको सर्वाइव करने में भी क्या होगा? दूसरे के कंपेयर में ज्यादा टाइम तक क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। और ज्यादा टाइम तक जो सर्वाइव करेगा वही क्या माना जाएगा? फिट माना जाएगा। किसके कंपेयर में? दूसरों के कंपेयर में। इसको भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, इस पोस्टुलेट्स को भी। अब इसने नेक्स्ट क्या बताया था? फिर इसने फिफ्थ पोस्टुलेट्स भी क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम इसने रखा था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। आई समझ में? अब इसने क्या बताया कि जो ऊपर जो मैंने पोस्टुलेट्स दिए हैं, अगर कोई स्पीसीज इन पोस्टुलेट्स को आगे सर्वाइव करेगी तो इन्हीं की वजह से क्या होगी? न्यू स्पीसीज की भी क्या होती जाएगी? फॉर्मेशन होती जाएगी। अब इसने एग्जाम्पल कैसे दिया था वो देखते हैं। अब मान लिया अपने पास कोई एक क्या है? कॉमन स्पीसीज है। ये अपने मान लिया कोई एक कॉमन स्पीसीज, समझ में? या एक कॉमन पॉपुलेशन मान लो। अब कॉमन स्पीसीज या कॉमन पॉपुलेशन के अंदर, अब इसमें इस पॉपुलेशन के अंदर मेंडल का फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या हो गया? अप्लाई होएगा। अब फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? ओवर प्रोडक्शन। अब ये पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगी तो इसका साइज क्या होएगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा, एरिया कम है तो उनके बीच में क्या होएगा? फिर कंपटीशन होएगा। अब सेकंड पोस्टुलेट्स यहाँ पे क्या हुआ? अप्लाई हुआ, जिसको क्या नाम दिया था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आई समझ में? अगर कोई भी कॉमन पॉपुलेशन अगर वो ओवर प्रोडक्शन करेगी तो उनके बीच में एरिया बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, प्रोजेनी नंबर बढ़ेगा। अगर प्रोजेनी नंबर बढ़ेगा तो सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रगल करेंगे। और सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेंगे तो उसमें एक पोस्टुलेट्स और क्या आएगा? वेरिएशन। आई समझ में? अब हर स्पीसीज या हर प्रोजेनी आपस में क्या नहीं है? सेम नहीं है। वो क्या होगी? पॉलीमॉर्फिक होगी। तो उसके अंदर क्या आता है? वेरिएशन भी आएगा। अब ये दो पोस्टुलेट्स अप्लाई होने के बाद अब इस पॉपुलेशन के अंदर अब जो स्ट्रगल करेगा तो जो बेटर कंपटीटर होगा वो क्या होगा? आगे जाके सर्वाइव करेगा। अब जो बेटर कंपटीटर है तो उसकी वजह से एक ही पॉपुलेशन के अंदर दो ग्रुप बन जाएंगे। मान लिया कुछ मेंबर तो यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं और कुछ मेंबर यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। समझ में आई? अब ये जो मेंबर हैं अब ये बने कैसे? अब यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या हुआ था? अप्लाई हुआ था, जिसको क्या बोले हो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कब हुआ? जो स्ट्रगल किया, वेरिएशन आई, वेरिएशन की वजह से अब स्ट्रगल करेंगे तो जो बेटर कंपटीटर होगा वही आगे जाके क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। जो ज़्यादा बेटर कंपटीटर है, जो फिट है, उसी को नेचर क्या करेगी? सिलेक्ट करेगी आगे सर्वाइव करने के लिए। अब ये दो जो ग्रुप बने हैं एक ही पॉपुलेशन के अंदर या एक कम्युनिटी के अंदर, एक ग्रुप तो ये बन गया और सेकंड ग्रुप अपना ये हो गया। समझ में? अब ये स्पीसीज, यहाँ पे भी स्पीसीज सेम है, यहाँ पे भी स्पीसीज सेम है और यहाँ भी स्पीसीज क्या है? सेम है। कोई न्यू स्पीसीज की क्या नहीं हो रही? फॉर्मेशन नहीं हो रही। समझ में? अब न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन कब होती है? जब इस पे एक चीज और क्या हुए? अप्लाई हुए, जिसको बोलोगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्शन आइसोलेशन का मतलब क्या है? जो अपने पास फर्स्ट जो ग्रुप है स्पीसीज का और जो सेकेंड ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ये दोनों आपस में क्या नहीं करें? रिप्रोडक्शन ना करें। समझ में? तो अपने जो डीएनए का जो एक्सचेंज ही ना करे तो ये क्या होगी? एक न्यू स्पीसीज और एक ये क्या हो जाएगी? न्यू स्पीसीज। समझ में? अगर ये दोनों पॉपुलेशन अगर आपस में क्या ना कर पाए? रिप्रोडक्शन ना कर पाए
तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएंगी, ये कि ये दो न्यू स्पीसीज की क्या हो जाएंगी, फॉर्मेशन। मान लिया ये स्पीसीज बन गई अपनी बी और ये मान लिया अपनी स्पीसीज क्या बन गई, सी। आए समझ में? अब इसको भी लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, ये थे अपने डार्विन की पोस्टुलेट्स और डार्विन के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।